हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी न्यू PSA ऑक्शन प्लांट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने नए PSA ऑक्शन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। तो केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 6 नए PSA ऑक्शन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी गई है। और ये 6 नए ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल पालमपुर, जोनल हॉस्पिटल मंडी, सिविल हॉस्पिटल रोहड़ू, सिविल हॉस्पिटल खनेरी, डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाहन और रीजनल हॉस्पिटल सोलन, इन 6 जगह पर ये नए 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। PSA की फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, PSA की फुल फॉर्म प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन एग्जाम में पूछी जा सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा 7 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने को पहले भी मंजूरी दी जा चुकी है, जो कि धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर और टांडा, इन जगह पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनमें से धर्मशाला, मंडी और शिमला के जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। तो टोटल अब 13 ऑक्सीजन प्लांट्स हो चुके हैं जिन्हें की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है हिमाचल प्रदेश के लिए। वेयर इज हिमाचल प्रदेश ओनली सी बकथॉर्न प्रोसेसिंग प्लांट सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सी बकथॉर्न प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थित है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रायसन। रायसन है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र छरमा प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि सी बकथॉर्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थित है। न्यूज़ में क्यों है? केंद्र सरकार द्वारा इसे 1.5 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जाना था और केंद्र सरकार की केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय यानी कि यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री की ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मदद से इसे आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया जाना था। लेकिन जिस भूमि पर इसे बनाया गया है 30 साल के लिए लीज पे ली गई थी और अब वो लीज खत्म हो चुकी है और कुल्लू प्रशासन द्वारा अब नोटिस दिया गया है कि उस भूमि को खाली किया जाए। और हिमाचल प्रदेश का जो ये एकमात्र छरमा प्रोसेसिंग प्लांट है इसे लाहौल पोटैटो सोसाइटी द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो अगर कहीं और भूमि नहीं मिली तो इसे बंद करना पड़ेगा और अगर कहीं और भूमि मिल गई तो इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र छरमा प्रोसेसिंग प्लांट ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रायसन में लगाया गया था और इसे लाहौल पोटैटो सोसाइटी द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाता है। लाहौल पोटैटो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं सुदर्शन जसपा। बात करें सी बकथॉर्न की, सी बकथॉर्न को हिपोकी या छरमा भी कहते हैं। ये एक औषधीय प्लांट है। 4000 से लेकर 14000 फुट की ऊंचाई पर इसे उगाया जाता है। इसे लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लेह में इसे गोल्डन माइन या लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। आंवले से अधिक विटामिन सी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और इससे हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी बूस्टअप होती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a penalty of rupees 40 lakh on which Bank of Himachal Pradesh for breaking the rules of NABARD। भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के नियमों को तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नाबार्ड के नियमों को तोड़ने पर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। देखिए, नाबार्ड द्वारा गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी धोखाधड़ी के मामले हैं उन्हें इंश्योर पोर्टल पर अपग्रेड किया जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया। तो नियम तोड़ने पर RBI द्वारा 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और ये जो धोखाधड़ी के केस थे 2013 से लेकर 2017 के बीच के केस हैं जिन्हें कि इंश्योर पोर्टल पर अपग्रेड नहीं किया गया है। याद रखिएगा, इंश्योर पोर्टल नाबार्ड का पोर्टल है जिनके ऊपर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को इन मामलों को अपग्रेड करना था। तो RBI ने इस मामले का संज्ञान लिया और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, इसका हेड ऑफिस है शिमला में। इसके चेयरपर्सन हैं खुशीराम बालनाहटा और ये एक शेड्यूल्ड बैंक है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांचेज हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली में भी इसकी एक ब्रांच है। बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर, ये वो 6 ज़िले हैं जहाँ पे इसकी ब्रांचेज हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली में भी इसकी ब्रांच है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिसने कि अपनी सभी ब्रांचेज में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा कोऑपरेटिव बैंक है
जिसने कि अपनी सभी ब्रांचेस में टोटल ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को भी इम्प्लीमेंट किया है। बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश में फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मात्र 3 ही बैंक थे। वो थे महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। वर्ष 1953 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत अगस्त 1953 में इस बैंक को रजिस्टर किया गया और 15 मार्च 1954 से इस बैंक ने स्वरूप से कार्य करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वर्ष 1955 में जॉइंट स्टॉक बैंक यानी कि बैंक ऑफ सिरमौर को इसमें मर्ज कर दिया गया और टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी ब्रांचेस खोली गई, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर। इसके अलावा इस बैंक की फैसिलिटीज़ को और जगह भी एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और ऊना। वहाँ पर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा इस बैंक की फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया गया है और सोलन में जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इस बैंक की फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा एक और बात मैं बताऊं आपको, इस बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है हिम पैसा। याद रखिएगा, हिम पैसा इस बैंक की मोबाइल ऐप का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है? ये 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओक ओवर। ओक ओवर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। रिसेंटली हाउ मेनी वीट प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स हैव बीन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितने गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं? ये 4 ऑप्शंस है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नए गेहूं खरीद केंद्र अभी स्थापित किए गए हैं। 2 सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, पांवटा साहिब और कालाअंब में, 2 ऊना डिस्ट्रिक्ट में, हरोली और तकारला में, और 1 कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। हाउ मेनी इंडियन नवल शिप्स हैव बीन डिप्लॉयड अंडर ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत कितने भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को तैनात किया गया है? ये है 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7। तो ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2 में ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए 7 इंडियन नवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया है और वो 7 इंडियन नवल शिप्स हैं INS कोलकाता, कोची, तलवार, तबार, त्रिकंद, जलशवा और एरावत। ये वो 7 इंडियन नवल शिप्स हैं जिन्हें डिप्लॉय किया गया है ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2 के अंतर्गत। इसमें दूसरे देशों से ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2020 में ऑपरेशन समुद्रा सेतु चलाया गया था और ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया था, जिसमें कि मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सक्सेसफुली भारत में वापस लाया गया था। और हमारे नेवी के चीफ ऑफ नावल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को और इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। विश्व टूना दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मई 2। तो 2 मई को हर वर्ष वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। टूना एक फिश है और वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है 2 मई को। इसके अलावा वर्ल्ड लाफ्टर डे फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है और इस बार वर्ष 2021 का फर्स्ट संडे ऑफ मई था 2 मई 2021 को। 10 मई 1998 को मुंबई में पहली बार वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया था और इसे शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया के द्वारा। और डॉक्टर मदन कटारिया फाउंडर थे वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। याद रखिएगा, डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा शुरू किया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे। What was the revenue collected from the goods and services tax that is GST in April 2021? अप्रैल 2021 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST से क्या राजस्व एकत्र किया गया था? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.41 लाख करोड़। तो 1.41 लाख करोड़ ये कलेक्ट किया गया GST से अप्रैल 2021 में। मार्च में किया गया था कलेक्ट 1.24 लाख करोड़। फरवरी में 1,13,143 करोड़ कलेक्ट किया गया था और जनवरी 2021 में 1,19,847 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे GST से। GST डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से GST लॉन्च किया गया था। इसके अलावा GST आता है CBIC में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में। याद रखिएगा, GST CBIC के अंतर्गत आता है। 2 बॉडीज़ हैं, एक है CBDT, दूसरी है CBIC। तो GST आता है CBIC में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
और सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं एम अजीत कुमार। याद रखिएगा, सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं एम अजीत कुमार। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के चौथे उप गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है। ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टी रविशंकर। तो टी रविशंकर 4th डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई की। इससे पहले थे बीपी कनुंगो, वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब टी रविशंकर 4th डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। और आरबीआई के और गवर्नर हैं टोटल 4 हैं। एक है महेश कुमार जैन, दूसरे हैं डॉक्टर एम डी पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। याद रखिएगा, महेश कुमार जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है। ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्यामला गणेश। ये श्यामला गणेश हैं, बेसिकली बेंगलुरु से हैं और जापान में एक टीचर हैं और जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा इनका नाम है श्यामला गणेश। अगर बात करें जापान की, यहाँ पर है हमारा भारत और यहाँ पर है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जैपनीज येन और प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन आईटी फर्म। निम्न में से कौन सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय आईटी फर्म है। ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टीसीएस। तो टीसीएस मोस्ट वैल्यूड इंडियन आईटी फर्म है। नंबर 2 पर है इन्फोसिस और टीसीएस की जो मार्केट कैप है वो है 11.51 ट्रिलियन। नंबर 3 पर है विप्रो। विप्रो अभी 3rd लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विस कंपनी बन चुकी है। बात करें टीसीएस की, इसके फाउंडर हैं टाटा सन्स। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और टाटा सन्स के यानी कि टाटा कंपनी के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन एन चंद्रशेखरन और एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निमित्त में से किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 मई। तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली और इस बार की थीम थी इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। याद रखिएगा, इस बार की थीम इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इसे वर्ल्ड प्रेस डे भी कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। निम्न में से किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिवाइस हैमिल्टन। ये हैं लिवाइस हैमिल्टन और पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 इन्होंने जीता है। देखिए इनकी कैप पर मर्सिडीज बेंज का लोगो बना है, तो ये मर्सिडीज की कार ड्राइव करते हैं। याद रखिएगा, इनका नाम पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लिवाइस हैमिल्टन ने। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।